नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं आपके लिए, ईरान ने बना दिया है मौत का कुआं। इस युद्ध में ईरान हर पल बता रहा है कि अपनी रणनीति से वो अमेरिका पर भारी पड़ेगा और इस बार उसने ऐसा मौत का कुआं तैयार किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि वो अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों को भी छका रहा है। आज आपको दिखाऊंगी कि ईरान का ये दांव कैसे भारी पड़ रहा है अमेरिका पर। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि क्या पाकिस्तान इस जंग में उतर गया है। क्या पाकिस्तान अपने ही मुल्क में सरकार लोगों को नहीं बता रही है कि इस जंग में वो उतर चुका है। ये मैं क्यों कह रही हूं, उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जंगी बेड़े उतार दिए हैं। ये हो क्या रहा है, क्या वाकई जंग में उतर गया पाकिस्तान, इस पर भी बात होगी। इसी के साथ अफवाहबाजों पर नरेंद्र मोदी ने आज कैसे हंटर चलाया है। प्रधानमंत्री ने आज सीधा संदेश देशवासियों को दिया। उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कैसे उन लोगों पर सवाल उठाए जो ऐसे समय में जब युद्ध की आग भड़की है अपने ही देश में आग लगाना चाहते हैं अफवाहों के जरिए। आज ये भी आपको दिखाऊंगी प्रधानमंत्री का सीधा संदेश देश के नाम। और इसी के साथ सोना चांदी नहीं, अब एलपीजी की डकैती हो रही है। क्या सोना चुराया, चांदी चुराया, आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि एलपीजी के सिलेंडर भी चुरा रहे हैं। ये सब अफवाहों के चक्कर में हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर आज आपको दिखाऊंगी। इन अफवाहों पर मत जाइए, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान होगा। आज शुरुआत सबसे पहले उस तस्वीर से कर रही हूं जो दिखाती है कि ईरान इस युद्ध में झुकने वाला नहीं। ये क्लस्टर बम की तस्वीरें हैं, वो क्लस्टर बम जो ईरान अब लगातार इजराइल की ओर फेंक रहा है, इजराइल की ओर चला रहा है। वो बम जो आसमान में उठते ही अलग अलग हिस्सों में ऐसे फैल जाता है कि भारी तबाही मचाता है। आसमान में आप देखिए, ये जो अलग अलग चमकते हुए कण आपको दिख रहे हैं, ये एक बम से किस तरह से ऊर्जा की तरह फैलते हैं और फिर जाकर भारी बर्बादी मचाते हैं। अब वो बर्बादी कैसी है वो भी आपको दिखा देती हूँ। इजराइल में कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है उसकी तस्वीर भी देखिए। तेल अवीव में ये मिसाइल अटैक ईरान कर रहा है। अब जो लोग सोच रहे थे कि इजराइल तबाही मचा रहा है, अब उससे बिल्कुल उलट तस्वीरें ईरान से आ रही है। रोज आपको मैं दिखाती हूं। आज इजराइल की ये तस्वीर देख लीजिए। तेल अवीव में ये मिसाइल अटैक हुआ है और उसके बाद ये जो शोर आप सुन रहे हैं, उसके बाद ये देखिए ईरान का मिसाइल अटैक, जिसके बाद बर्बादी कैसे फैली है इजराइल। ये तस्वीरें तो युद्ध के मैदान से आ रही हैं, लेकिन ये बर्बादी की तस्वीरें, ईरान जो हमले कर रहा है उसमें आज जो खबर आई जिसने सबको चौंका दिया, ईरान ने कैसे मौत का कुआं बना दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके बारे में आपको लगातार बता रही हूं पिछले कई दिनों से। इसको कैसे मौत के कुएं में तब्दील कर दिया है। जहाज जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह से पानी के अंदर माइंस बिछा दी हैं। माइंस यानी जैसे ही जहाज आगे बढ़ेगा, माइंस से टकराएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा। ऐसी माइंस दिखती हैं कुछ समुद्र के नीचे। देखिए जो आप इस वक्त देख रहे हैं, समुद्र के नीचे कुछ इसी तरह की माइंस बिछाई गई हैं और ये माइंस से जब टकराएंगे जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है पिछले 24 घंटे में यहां से जहाज ही नहीं गुजर रहे हैं। ये भी आपको बता रही हूं, क्योंकि कौन चाहेगा कि नुकसान हो, लेकिन नुकसान हो भी रहा है। आपको बताती हूं, एक तस्वीर दिखाती हूं। ये देखिए, अब अमेरिका उन जहाजों पर हमला कर रहा है जो कि वहां माइंस बिछा रहे हैं। ये तस्वीर अमेरिका ने जारी की। ये जहाज ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पानी में माइंस बिछा रहे हैं, तो अमेरिका क्या कर रहा है, उन पर बम बरसा रहा है, उन्हें ही ध्वस्त कर रहा है। दूसरी तस्वीर दिखाई, एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए ईरान का वो जहाज जो माइंस बिछा रहा है पानी में, जिससे कि वहां से कोई और तेल का जहाज ना उतर पाए, उस पर अमेरिका बम बरसा रहा है। इन्हें अमेरिका ही जारी कर रहा है बताने के लिए कि यही हश्र होगा आपका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा नहीं कर सकता है। ये तस्वीर देख लीजिए, एक और देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए। तो ये सब कुछ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बदला लेने के लिए कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस पर सीधे सीधे कार्रवाई कर रहा है। अब आपको बताती हूं हो क्या रहा है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को डेथ वैली बनाने में जुट गया है ईरान। जो तस्वीरें आपने देखी, ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछाना शुरू कर दिया। समुद्र में माइंस बिछाकर जहाज उड़ाने की धमकी दे रहा है। अमेरिका ने
इन जहाजों पर बमबारी की है, जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई। 16 माइन बिछाने वाले जहाजों को अमेरिका ने खत्म कर दिया। हमलों के साथ ही ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़ी चेतावनी भी दे दी है। ट्रंप ने माइंस हटाने का अल्टीमेटम ईरान को दे दिया है। समुद्री माइंस को तुरंत हटाइए, और अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो इसी तरह से नुकसान झेलिए। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ईरान यही कोशिश कर रहा है, डरा रहा है कि अगर आप जहाज वहां उतारेंगे तो इसी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। अमेरिका कह रहा है इससे पहले हम आपके जहाजों को उड़ा देंगे, सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई कर देंगे। अब आपको दिखाती हूं समुद्र में कैसे, ये तस्वीर देखिए। ट्रंप की ईरान को दो टूक है। ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी तरह का कोई भी वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे, माइंस लगाएंगे, तो हम आपको ध्वस्त कर देंगे। ये ट्रंप की धमकी आई है ईरान को। रिमूव देम इमीडिएटली, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आपको बताती हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि वो समुद्री संकरा इलाका जहां से आपके घर में भी तेल पहुंचता है, एलपीजी पहुंचती है, वहां हो क्या रहा है? पानी की गहराई में विस्फोटक डिवाइस लगाते हैं। माइंस को तंग पानी के रास्तों में लगाया जाता है। 100 से 500 किलो तक विस्फोटक इनमें होता है। ये जो समुद्र के आप देख रहे हैं लहर, इसी के नीचे ये माइंस लगी हुई है। शिपिंग लेन में जहाजों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही जहाज टकराता है, भयानक धमाका होता है। तेज धमाके से जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डर की वजह से आर्थिक रास्तों में रुकावटें आ जाती हैं। कोई अपने तेल का नुकसान क्यों करेगा, इसलिए जहाज वहां अटके पड़े हैं। ये जहाज अटके पड़े हैं और जो जहाज जा रहे हैं उन पर सीधे सीधे हमला हो रहा है। ईरान ने दुनिया की नस पकड़ ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, दुनिया में तेल के लिए जंग। एक समुद्री चेक पॉइंट से बड़े बड़े देशों में टेंशन। जो चिंगारी अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध में उतरने से लगी थी, अब वो आग बन गई जिससे पूरी दुनिया जल रही। ईरान ने दुनिया की नस कुछ इस तरह पकड़ी है कि बिना तेल के ही कई देश लपटों में। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ना तो जहाज निकल पा रहे हैं, ना ही उन जहाजों में लदे ऑयल बैरल दुनिया के कोनों में पहुंच पा रहे हैं। हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ ही दिन में कई देशों के तेल भंडार खाली हो जाएंगे। कई के तो खाली होने की कगार पर ही हैं। सवाल है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दुनिया में तेल संकट पैदा करना चाहता है? सवाल है क्या ईरान दुनिया में तेल को लेकर मचे हाहाकार से अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है? सवाल है क्या ऐसा करके ईरान दुनिया के सामने अमेरिका को कमजोर साबित करना चाहता है? ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और दुनिया में तेल के लिए मारामारी जारी है। Après la catastrophe, हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि कैसे जब हम हाइड्रोकार्बन पर अत्यधिक निर्भर होते हैं तो ये दबाव का साधन बन सकता है, यहाँ तक कि अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। travailleurs, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है। ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र यानी अरब सागर से जोड़ता है। ये रास्ता है तो बहुत संकरा, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। इतनी कम चौड़ाई होने की वजह से जहाजों का आना जाना मुश्किल माना जाता है। लेकिन यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की कुल पेट्रोलियम खपत का 20% हिस्सा गुजरता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया के लिए ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। और अब दुनिया की यही लाइफलाइन को ईरान ने बंद कर दिया है। हमने पहले भी कई बार आगाह किया है कि अगर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से 45 लाख बैरल रिफाइंड फ्यूल खाड़ी में फंसा है, क्योंकि इराक और कुवैत जैसे देशों के पास हॉर्मुज के अलावा तेल भेजने का कोई रास्ता नहीं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे चुके हैं। कह चुके हैं अगर ईरान तेल के जहाजों को रोकने का प्रयास करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले इसी तरह जारी रहे तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी नहीं ले जाने देगा।
ईरान ने मौत का कुआं बना दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और इसीलिए वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो रही है। वहां पर डेमोक्रेट्स ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप अपने रिश्ते भी खराब कर रहे हैं और देश की दिशा भी खराब कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ये जो मैं आपको अलग अलग पोस्ट दिखा रही हूं, ये वहां पर आप समझ लीजिए जैसे भारत में विपक्ष है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट सीधे कह रहे हैं कि आप देश नहीं चला पा रहे हैं, आपकी कोई योजना नहीं है, आप कैसे बचाएंगे दुनिया को, आप कैसे बचाएंगे अमेरिका को, क्योंकि यहां अगर तेल आपूर्ति बंद हो गई तो पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल अब अमेरिका में उठ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त ईरान से सीधे नजर अब्बास साहब जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और ईरान की इस वक्त की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। अब्बास साहब जरा बताइए, हॉर्मुज में ईरान माइंस बिछा रहा है, उसकी तस्वीरें मैंने दिखाई, आपको लग रहा है इससे अमेरिका और इजराइल को आप घेर पाएंगे? ट्रम्प के जो बयानात होते हैं उनका कोई सर पैर नहीं रहता है और वो पूरी तरीके से उनका जो भी मूड होता है, जब वो उठते हैं एक बयान देते हैं, 2-3 घंटे बाद फिर वो बयान दूसरा बदल देते हैं। तो ये जो भी बयान है माइंस वाला, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी ईरानी जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कोई भी इस बयान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने इस टाइप की कोई भी बात नहीं कही है कि हमने माइंस बिछाई हैं। और आपने देखा है कि शुरू से लेकर जंग से इस बार भी और पिछली जंग में भी ईरान जो भी स्टेप उठाता है, जो भी कार्रवाई करता है, वो पूरे दावे के साथ, पूरे सीना ठोक के करता है। उसमें कहीं भी उसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं रहती है। जितने भी अब तक इन्होंने वेव्स 37-38 वेव्स जो उन्होंने मिसाइल्स की अब तक दागी हैं, वो सारी में उन्होंने बताया है कि हमने कहाँ टारगेट किया है, हमने कौन सी मिसाइल मारी हैं और कौन से ड्रोन्स मारे हैं। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि हमने माइंस बिछा दी हैं। और ये ट्रम्प का एक और हरबा है कि इंटरनेशनल मीडिया में कोई नई चीज़ छोड़ी जाए और एक नई चीज़ पे जो है वो डिस्कशन हो। नजर अब्बास साहब हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, और ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है उसकी भी तस्वीर आपको बता रहे हैं। अब अब्बास साहब, ट्रंप ने धमकी भी दी है, अगर हॉर्मुज में सुरंग बिछाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप कह रहे हैं अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, ईरान तो नहीं कह रहा हमने बिछाई है, लेकिन ट्रंप ये मान रहे हैं, उन्होंने ईरान के कई जहाज भी उड़ा दिए हैं इसी चक्कर में। तो तैयार है ईरान वहां और बर्बादी हो, क्योंकि ट्रंप तो धमकी दे रहे हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं कि माइंस को अगर आपने नहीं हटाया, सुरंग को अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हटाया तो बहुत बुरा हो जाएगा, हम बहुत तबाही मचा देंगे, तो ये भी उन्हीं गीदड़ भपटियों में से है कि ट्रंप समझ रहे हैं कि ये सब बोलना उनके लिए ज़रूरी है। ये सब बोलते रहते हैं ताकि जो है माहौल बना रहे, मीडिया में कुछ ना कुछ बयान जाता रहे। लेकिन हकीकत ये है कि इस जंग में, पूरे तौर पे इस जंग में, चाहे वो इसराइल पे हमले करने के बारे में हो, चाहे वो जो यूएस के बेसेस हैं उस पर हमले हो रहे हों, जहाँ पे जो नुकसानात हो रहे हों, वहाँ के जो उनके डिफेंस सिस्टम से वो तबाह हो रहे हों, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो कंट्रोल है ईरान का, इन सब को अगर देखा जाए तो ईरान का पलड़ा पूरी तरीके से बाहरी है। ईरान ट्रंप की किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। तो नजर अब्बास साहब ईरान से सीधे जुड़े थे और वो कह रहे हैं कि ट्रंप से कोई डरने वाला नहीं है, ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी है। इस बीच में जरा बड़ी खबर बता दूं, इस युद्ध के बीच पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का बयान आया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कह रही है कि हम 40 देशों से तेल आयात करते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ एक स्रोत नहीं है। इस बीच आपको बताऊं कि ओमान के सला पोर्ट पर भी आग लगी है, सला पोर्ट पर स्टोरेज टैंकों में आग लगी है। तो आपको मैंने ये बताया ओमान में वहां आग लगाई। इस बीच पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक स्रोत नहीं है, हमारे पास 40 ऐसे देश हैं जहां से हम आयात करते हैं, यानी वहां से हम एलपीजी और पेट्रोलियम आयात करते हैं। आपको ये बताती हूँ कि 40 पाइपलाइन कौन सी हैं, यानी भारत में एलपीजी और पेट्रोलियम कहां कहां से आता है। तो इसमें ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक, रूस, ये तो खाड़ी देश हैं जिनसे सब कुछ आ रहा है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसके अलावा वो रूस से भी हम आयात करते हैं, ये आप जान रहे हैं। नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और वेनेजुएला, यानी भारत के पास कई ऐसे देश हैं जहां से भारत आयात कर रहा है। और इसीलिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि हम इस वक्त किसी तरह का कोई हड़कंप ना बचाए, क्योंकि सिर्फ खाड़ी देश ही हमारा स्रोत नहीं है, ऐसे कई और देश हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि इन सब के बीच जहां एक तरफ खाड़ी देशों में एक युद्ध बचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तेल से पुतिन मालामाल हो रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि रूस लगातार एक
ऑल्टरनेट पाइपलाइन तेल की खोले हुए हैं। रूस अब यूरोपियन यूनियन को भी आंखें दिखा रहा है कि आप तो हमसे तेल खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन हम आपको तेल देंगे। वहीं दूसरी तरफ वो भारत जैसे देशों को भी तेल दे रहा है। तो इस आपदा के समय में अवसर रूस के लिए नजर आता है। पुतिन मालामाल हो रहे हैं, जरा देखिए कैसे। दुनिया तेल संकट से बेहाल, पुतिन हो रहे मालामाल। होर्मुज बंद होने से तेल की कमी रूस के लिए फायदे की घड़ी। क्या तेल की कीमतों में लगी आग का फायदा रूस को मिल रहा है? क्या कच्चे तेल के दाम बढ़ने से रूस का रेवेन्यू बढ़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लौटे हैं, रूस के ऊर्जा व्यापार को कमजोर करने की कोशिश की। वॉशिंगटन ने मॉस्को को युद्ध की मशीन कहा, रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाया। लेकिन अब हालात बदल गए। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध से जो हालात पैदा हुए, उसने पूरी दुनिया में तेल के संकट को खड़ा कर दिया है, जो रूस के लिए एक बड़ा मौका साबित हो रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रूस एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति है, और मैं इसे फिर से दोहराता हूं, यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। हम निश्चित रूप से उन देशों से तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखेंगे जो खुद विश्वसनीय भागीदार हैं। मेरा तात्पर्य केवल एशिया प्रांत क्षेत्र में स्थित हमारे भागीदारों से ही नहीं, बल्कि पूर्वी यूरोपीय देशों से भी है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी थी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था, ये कदम वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह जारी रखने के लिए उठाया गया है। बेसेंट ने यह भी कहा था कि अमेरिका रूसी तेल पर यूक्रेन से संबंधित और भी प्रतिबंधों में ढील दे सकता है, जिसके बाद खुद इसका ऐलान ट्रंप ने किया था। I might add, we're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. दरअसल दुनिया के कई देशों पर अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए थे। अमेरिका का मकसद था रूस के एनर्जी रेवेन्यू को कम करना। इसका असर भी दिखा। रूस का एनर्जी रेवेन्यू साल 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया। मॉस्को के बजट में $59 प्रति बैरल को आधार मानक माना गया। लेकिन ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की वजह से हालात बदल गए। तेल की कमी होने के डर से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया। कच्चे तेल की कीमतों में $100 प्रति बैरल की भारी तेजी आई, जिसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्योंकि 2026 की शुरुआत में रूस के पास 2 ही विकल्प थे। पहला, यूक्रेन में सैन्य अभियान को सीमित करना, या फिर दूसरा, अर्थव्यवस्था में गंभीर नुकसान का जोखिम उठाना। लेकिन जब रूस का वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक नुकसान को कम करने के तरीके ढूंढ रहे थे, तब खुद ट्रंप ने ही पुतिन को एक सौगात दे दी। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों ने तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया, जिससे क्रेमलिन के रेवेन्यू को बढ़ावा मिला। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल संकट के बीच जो रूसी तेल पहले सस्ता बिक रहा था, वो भी अब महंगा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पुतिन तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन एक देश है जो कंगाल हो रहा है। पाकिस्तान की तस्वीर मैंने कल भी आपको दिखाई थी। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर भोंकने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूं? इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार जूनियर खमनेई यानी कि मुश्ताबा खमनेई को मुबारकबाद दे रहे हैं। सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। वो साथ दिखा रहे हैं। वो अपनी आवाम को लगातार बता रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ईरान को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ सुप्रीम लीडर की मौत के बाद। तो दिखा तो ये रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अपने जहाज सीधे सीधे खाड़ी देशों की तरफ आगे भी बढ़ा दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या पाकिस्तान इस युद्ध में एंट्री ले चुका है? आज सवाल ये पूछ रही हूं। पहले पाकिस्तान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा को बधाई दी थी, बाद में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में कूद गया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसेना भेज दी है? जी हां, अपने जहाज रवाना कर दिए। नौसेना ने यह नहीं बताया है कि टैंकर किस रास्ते जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेकिन ये निकल पड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि डिफेंस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान युद्ध में एंट्री ले चुका है।
सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने पिछले साल जो डिफेंस अग्रीमेंट किया था, जो समझौता किया था, उसके तहत अब उसे सऊदी अरब की मदद के लिए जाना होगा। अब एक तरफ पाकिस्तान इस जंग में उतर गया है, नहीं पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या अमेरिका ईरान में जमीनी जंग लड़ेगा? ईरान दुनिया की सबसे खतरनाक और सेफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस फैक्ट को अमेरिका भली भांति जानता भी है, लिहाजा अमेरिका अपने सबसे खतरनाक ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतारने का जोखिम लेने की तैयारी कर रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए कि ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है ईरान, और इसीलिए ईरान में अगर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका करेगा तो उसी तरह से ग्राउंड पर उसे अपने ट्रूप्स को उतारना होगा और इन ट्रूप्स को उन पहाड़ियों को पार करना होगा, जो आसान काम नहीं है। अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी क्या शुरू कर दी है। अमेरिकी सेनेटर, ये तस्वीरें देखिए, अगर जमीनी जंग हुई तो कुछ इसी तरह से अमेरिकन ट्रूप्स उतरेंगे, लेकिन वहां पहाड़ है तो पहाड़ पार करके ईरान में दाखिल होना। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अमेरिकी सेनेटर ने सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा है, आप समझिए अमेरिकी सांसद की तरह, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जमीनी जंग की तैयारी कर ली है। जरा सुनिए। I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran. अब सोचिए कि अमेरिका कैसे इराक की ओर से यहां पर पहुंचेगा। अगर इन्हें दाखिल होना होगा तो वो किस तरह से पहुंचेंगे, क्योंकि एक पर्वत श्रृंखला है जिसे पार करके इन्हें जाना होगा। तो इस ग्राउंड ऑपरेशन में क्या डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते हैं? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसकी पूरी डिटेल आपको बताती हूं कि क्यों मैं कह रही हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क अमेरिका के लिए होगा, क्योंकि जहां पर वो ईरान में दूसरी तरफ जाएंगे, दुश्मन के लिए ये पहाड़ियां एक माया जाल की तरह, एक स्टोन वॉल, पत्थर की दीवार की तरह है। यहां पर से आगे चलाइए, दुश्मन के लिए ये माया जाल है। यहां बड़ी मुश्किल से अमेरिकी ट्रूप्स और सैनिक पार पा पाएंगे। ईरान की संकरी घाटियां हैं और इनको पार करके जाना खतरनाक चढ़ाई और उबड़ खाबड़ इलाके से गुजर कर जाना होगा। अगर ये ऐसे जा पाए तो ऐसे में अमेरिका के ट्रूप्स के लिए ये जान जोखिम पर लेकर घुसना होगा। ऐसा क्या कर पाएगा अमेरिका, इसके बारे में सोचिए। तो ये भी आपको बताऊं कि जहां जमीनी हमले हो रहे हैं वहां लगभग असंभव है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही है। तेहरान में धधकती इमारतें, ईरान के आसमान को चीरती मिसाइल, अमेरिकी बम वर्षक विमानों का कहर। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका लगातार ऑपरेशन को तेज कर रहा है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनसे इस दावे की तस्दीक हो रही है कि अब अमेरिका अपनी सेना को भी ईरान में उतार सकता है। यानी अब सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि जमीन भी थरथराने वाली। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर अमेरिका इजराइल के लगातार एयर स्ट्राइक्स जारी है। माना जा रहा है कि अब तक 10,000 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका और इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए। लेकिन अब ये मंजर हवा में नहीं बल्कि अमेरिका की ग्राउंड आर्मी के एक्शन में बदल सकता है। अमेरिका ये बखूबी जानता है कि ईरान के खिलाफ अगर उसने ग्राउंड पर फोर्स उतारी तो इसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान के चारों कोनों पर ऐसे पहाड़ हैं जहां पर ईरानी आर्मी के जवान गोरेला वॉरफेयर में अमेरिकी जवानों को आसानी से मात दे सकते हैं। अमेरिका हर चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि अमेरिकन 82nd एयरबोर्न डिवीजन ने अचानक अपना बड़ा ट्रेनिंग इवेंट रद्द कर दिया। अब क्या एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की वजह से ही ये इवेंट रद्द हुआ? युद्ध में बदलते हालात के बीच अमेरिका सिर्फ आसमान से लड़कर अपनी पोजीशन बनाए नहीं रख सकता, जमीन पर उतरना रणनीतिक मजबूरी भी है। अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन क्यों करना चाहता है? अमेरिका क्यों चाहता है कि वो ग्राउंड पर उतरे जबकि वो हवाई हमलों के जरिए ईरान को छका सकता है? कोशिश भी वो वही कर रहा है। उसका सीधा सीधा कारण है
2 दिन पहले माइक ऑन है पे मैंने आपको बताया था कि खार्ग आइलैंड क्या है। खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान अमेरिका कैसे आज से नहीं कई सालों से बना रहा है। ईरान के लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट्स का ये चेक पॉइंट है। तेल की क्वालिटी दुनिया में यहां पर सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी। और खबर यह है कि अमेरिका अधिकारी प्लान पर काम कर रहे हैं जिस पर ट्रंप मोहर लगाते हैं तो यह ग्राउंड एक्शन शुरू होगा। युद्ध के अगले फेज में अमेरिकी मिलिट्री कब्जे में इसे ले सकती है और कहा जा रहा है कि खार्ग बस शुरुआती कदम होगा। एक बार इस पर कब्जा हो जाएगा तो अमेरिका आगे बढ़ेगा और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और होर्मुज़ पर भी नजर बनाए हुए है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जो ईरान, जैसा मैंने आपसे कहा, इस वक्त छका रहा है अमेरिका को, वो ईरान के अपने इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा होने देगा? यहां ईरान में उतरना भी आसान नहीं। आपको सुनवाती हूं कि हमारे साथ मेजर जनरल हमारे साथ टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, अमेरिकी हमला कर देता है तो क्या होगा, जरा जानते हैं कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा उसके? अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला कर देता है तो ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में ईरान घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि उसका 90% ऑयल यहीं से जाता है। और चाहे वो शैडो फ्लीट में जाए या नॉर्मल वे में जाए, लेकिन ये उसकी इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा घात होगा यदि अमेरिका खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला करता है। तो आपने सुना कि अमेरिका अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेता है तो ये ईरान की कमर तोड़ने जैसा होगा। इस बीच ईरान के साथ युद्ध पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ईरान में अब कोई लक्ष्य बाकी नहीं है। ईरान में अब टारगेट करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। जब चाहूंगा ईरान का युद्ध मैं खत्म कर दूंगा। तो सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अब उनकी मर्जी से होगा। अगर वो चाहेंगे तो वो अमेरिका जब चाहेगा इस युद्ध को खत्म कर सकता है। उन्होंने अपने टारगेट्स हासिल कर लिए, उन्होंने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। लेकिन क्या होर्मुज़ को खुलवा पाएंगे? क्या वहां से तेल के टैंकर्स को निकलवा पाएंगे? सवाल अभी भी ये बना हुआ है। होर्मुज़ स्ट्रेट से जहां से तेल के टैंकर्स आते हैं वो नहीं आ पा रहे, इसलिए किल्लत और मुश्किलें कई देशों में। मैं भारत की बात करूं, गैस की किल्लत को लेकर कैसे अफवाहें फैल रही हैं और लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, नोएडा, दिल्ली, महाराष्ट्र के शोलापुर से लेकर बिहार के कैमूर तक लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आई। ज्यादातर लोग इस खौफ में हैं कि कहीं गैस की सप्लाई रुक गई तो उनका चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। हमारे देश में फिलहाल ना तो गैस की कमी है और ना ही ऐसा कोई संकट आने वाला है, ये खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि फिजूल में किसी तरह का कोई पैनिक ना मचाएं, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार समय समय पर आपको जानकारी देती रही है। आज भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जानकारी दी गई। आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाती हूं जो ये बताने के लिए काफी होंगी कि लोग कैसे अफवाहों के जाल में उलझकर लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, बुक कर करके बुक ही नहीं हो रहा है। अब इसलिए आना पड़ा यहाँ पर। अब यहाँ कुछ सर्वे नहीं चल रहा है, सर्वे तो बहुत दिन से ही नहीं चल रहा है, यही रोना हो रहा है। बहाना करते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन। कहाँ का सर्वर डाउन है? कहते हैं सर्विस नहीं आ रही। कौन कह रहा है सर्विस नहीं आ रही? कौन कह रहा है लोड नहीं आ रहा? लोड खुला लोड आ रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहे, ब्लैक कर रहे हैं, खुला ब्लैक कर रहे हैं। 2000 का सिलेंडर चाहिए तो अभी 20 सिलेंडर दे देंगे। ये माल की दिक्कत पड़ रही है, माल गाड़ी आ नहीं रही तो सप्लाई करा नहीं पा रहे। कमर्शियल की तो बंदी कर दी इन्होंने, डोमेस्टिक की आ रही है, डोमेस्टिक काम करा रहे हैं। कमर्शियल का माल ही नहीं आ रहा है और डोमेस्टिक वाले का डेट बढ़ाया गया है, 25 दिन कर दिया गया है। सप्लाई डेट से 25 दिन के बाद बुकिंग होगी। 4 बजे से लाइन लगे हुए हैं, अभी तक देख रहे 4 घंटे से हम 30 सिलेंडर बस आगे आए हैं। 20 सिलेंडर जी, 4 बजे से 20 सिलेंडर सिर्फ आगे बढ़ा है। आगे क्या हो रहा है पता नहीं। हमारे वहाँ सबको गैस मिल रहा है, सरकार का सहयोग है, मैं भी सरकार का सहयोग कर रहा हूँ। मेरे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खाली पब्लिक में र्यूमर फैल गया है। अब यहाँ आकर के सर्विस हम लाइन लगाए, हमारे वहाँ गैस नहीं है तो दिक्कत। हम अभी लाइन में करे भैया जाएगी लाइन। जब मोबाइल से बुकिंग करते हैं तो वहाँ बुकिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आइएगा तो आपका यहाँ बुकिंग हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर भी अभी कोई विशेष वैसा सुविधा तो नहीं नजर आ रहा। भीड़ इतनी काफी है। ये लंबी लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन है
और सुबह लगभग 2 बजे से भोर 2 बजे से ये लोग लाइन लगाकर कतार में खड़े होकर अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं। तो आपको यह भी बताना जरूरी है मेरे लिए कि गैस का कहां से अतिरिक्त इंतजाम भारत कर रहा है। अब रूस हमें LNG देने के लिए तैयार है। 95 लाख बैरल रूसी तेल भारतीय तट पर मौजूद है, ये रूस की तरफ से आ रहा है। वहीं अमेरिका से 22 लाख टन LPG का सौदा हुआ है। भारत की तेल कंपनियां LPG का उत्पादन बढ़ाएंगी, यह भी कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया से भी गैस आ रही है। कनाडा और पश्चिम अफ्रीका से भी, वेस्ट अफ्रीका से भी गैस की आपूर्ति हो रही है। तो ये अलग अलग स्रोत है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, 40 देश हैं जहां से सीधे पाइपलाइन, इसे सीधी पाइपलाइन इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां से तेल की आपूर्ति और गैस की आपूर्ति भारत कर रहा है, सिर्फ एक स्रोत नहीं है। अब सरकार ने भरपूर इंतजाम कर रखे ताकि देश में ना तो गैस की कमी हो और ना ही पेट्रोल डीजल। इसके बावजूद कई शहरों में डर और दहशत के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे कैसा हो रहा है, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर यही भ्रम लगातार बना रहा तो आम लोग ऐसे ही अफवाहों का शिकार होते रहेंगे, जो कि खतरनाक है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर नजर आने लगा है। इस जंग का सीधा असर आपकी रसोई के साथ साथ दूसरे कई जरूरी सामानों पर पड़ रहा है। देश में LPG सप्लाई पर सबसे बड़ा असर ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष के चलते है, क्योंकि LPG सप्लाई का 80% से ज्यादा हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आता है। लेकिन बीते 12 दिनों से ये समुद्री मार्ग हाहाकारी युद्ध की चपेट में है। लिहाजा मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए घरेलू वस्तु अधिनियम भी लागू किया और रिफाइनरीज को उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए, जिसका नतीजा है कि कमर्शियल LPG की सप्लाई मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता समेत कई शहरों में लगभग रुक गई। गैस के कथित संकट को लेकर देश में अब सोलर कुकर के साथ हॉट प्लेट्स और इलेक्ट्रिक इंडक्शन की डिमांड भी अचानक बढ़ चुकी है। गुरुग्राम से यही खबर है कि वहाँ पर जो है गैस मिलनी बंद हो गई है। अभी मैनेजर का ही फ़ोन था कि वहाँ पूरे गुड़गांव में कोई गैस नहीं मिल रही है, और अब हमने तो यही किया कि इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके उससे काम करें। चीज़ों के रेट लोगों ने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अब जब गैस नहीं मिलेगी, कुछ और नहीं होगा, तो उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए हैं। मान लो कोई चीज़ 50 रुपये की थी, 60 की कर दी, 70 की कर दी। इस तरह की चीज़ें अब होने लग गई हैं क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, प्राइसिंग इंक्रीज कर दी गई है, एंड ट्रूथफुली स्पीकिंग बीच में बैकएंड के लोग अपना भी मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का रसोई से लेकर रनवे तक असर नजर आ रहा है। एयर इंडिया ने अपने टिकट के दामों में फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 12 मार्च से सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान किया, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। एयर इंडिया ने कहा है, अगर सरचार्ज न लगाया जाए तो कई फ्लाइट्स को ऑपरेट करना संभव नहीं हो पाएगा। एक तरफ रसोई गैस की किल्लत ने होटल्स को लेकर परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ आसमान में उड़ानें भी महंगी हो गई। वैश्विक संकट का असर भारत की आम जिंदगी पर साफ नजर आने लगा है। इस बीच सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं और न ही आने वाले दिनों में होने वाली। सरकार दूसरे मार्केट से जरूरी चीजों की आपूर्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने तो एक प्रेस ब्रीफिंग की, लेकिन सबसे जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश जो उन्होंने सीधे देशवासियों को दिया, वो भी सुनिए। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जिस तरह से कोविड काल में भारत एक साथ खड़ा रहा और संकट से कैसे जूझकर सफलतापूर्वक बाहर आया, उसी तरह से इस संकट से भी भारतवासी जूझ लेंगे, इस पर भी पार पा लेंगे।